क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में जो टॉपिक अब हम शुरू करने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ लिखा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। यहाँ डायग्राम में हम देखते हैं एक चार्ज है -q, दूसरा चार्ज है +q और इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है जिसको नाम दिया हुआ है 2a. If the two charges are -q and +q and 2a is the displacement between them, और यहाँ पर एक नई क्वांटिटी डिफाइन की है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। हम क्यों इलेक्ट्रिक डाइपोल को पढ़ रहे हैं, पहले इस बात को समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से किन्हीं दो प्लेट्स के बीच में लगा हुआ होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है और हमें इन दो प्लेट के बीच में कोई मटेरियल रखना होता है और उस मटेरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है वो हम जानना चाहते हैं। मान लिया वो मटेरियल है पानी मीन्स वाटर या फिर कोई एसिड लाइक HCl। हम जानते हैं पानी का फॉर्मूला होता है H2O। अब इस H2O को अगर हम आयन की फॉर्म में लिखें तो H+ एंड OH नेगेटिव, इस तरह से हम H2O को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी H और Cl से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम यहाँ पर पानी के साथ साथ नमक का सॉल्यूशन बनाते तो भी वो इस तरह से लिखा जाता Na+ और Cl-। इन तीनों केसेस में हम देखते हैं एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज है और एक चार्ज नेगेटिव चार्ज है और ये भी हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच में एक छोटी सी डिस्टेंस भी होगी और ये डिस्टेंस बेसिकली बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस होती है। अगर हम जानना चाहते हैं कि इस तरह के मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या इफेक्ट होगा तो ये समझने के लिए पहले हमें ऐसे मॉलिक्यूल की वजह से बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना होगा और यहाँ पर चूंकि दो चार्ज हैं इसी वजह से हम इसको डाइपोल नाम देते हैं और इसका लेना देना इलेक्ट्रिक फील्ड से है, इसलिए इस टॉपिक का नाम हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के डेरिवेशंस पढ़ेंगे तो उस डेरिवेशन में हमें एक चीज़ बार बार नज़र आएगी कि एक तरफ तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, राइट हैंड साइड में बहुत सारा एक्सप्रेशन होगा और साथ में होगा चार्ज इनटू इनके बीच का सेपरेशन। तो चार्ज इनटू सेपरेशन ये क्वांटिटी बार बार आएगी और हमें इस बात की भी ज़रूरत पड़ेगी कि लेफ्ट हैंड साइड की एक क्वांटिटी अगर वेक्टर है तो राइट हैंड साइड में भी कोई ना कोई क्वांटिटी ऐसी होनी चाहिए जो वेक्टर हो, मींस उसमें एक डायरेक्शन हो। तो हम यहाँ पर इस क्वांटिटी को एक नई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर लेते हैं और वो क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसकी वैल्यू है चार्ज इंटू 2a मीन्स सेपरेशन बिटवीन द चार्ज। और इस क्वांटिटी को हमने एक वेक्टर क्वांटिटी माना है और जब हम वेक्टर मानेंगे तो इसकी डायरेक्शन भी होगी और इसकी डायरेक्शन हमने मान ली नेगेटिव चार्ज से लेकर पॉजिटिव चार्ज की तरफ। आप डायग्राम में देख सकते हो यहाँ पर ये जो तीर का निशान है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसकी SI यूनिट को भी हम समझ सकते हैं। पहली क्वांटिटी है चार्ज और चार्ज की SI यूनिट होती है कूलाम और डिस्टेंस की SI यूनिट होती है मीटर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट हो जाएगी कूलाम मीटर। एक और बात यहाँ पर जानने की है, हमने इसकी बीच की डिस्टेंस को 2a ही क्यों माना। वैसे आगे आने वाले डेरिवेशंस में हम इस बात को समझ जाएंगे, लेकिन फिर भी हम यहाँ देखते हैं जब एक चार्ज हमने -q माना, दूसरा चार्ज +q माना, जब हम इनकी वजह से कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहेंगे तो हम उस P पॉइंट की डिस्टेंस को इसके सेंटर से मानेंगे और ऐसा करने पर इस डाइपोल के दो पार्ट नज़र आएंगे और उन दो पार्ट की अलग अलग डिस्टेंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हम डिस्टेंस 2a मानते हैं तो पहला पार्ट a होगा और दूसरा पार्ट भी a होगा और अगर हम इसके बीच की डिस्टेंस को सिर्फ a माने या x माने तो फिर पहला पार्ट a/2 होगा और दूसरा पार्ट भी a/2 होगा। हम दोनों ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक अपॉन वाली क्वांटिटी मानने में थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स होने के डर से
हम इसको सिंपली a मानना चाहते हैं और यही कारण है कि इसके बीच की डिस्टेंस को हमने कैलकुलेशन आसान करने के लिए 2a माना है। आगे देखते हैं, डाइपोल इज सेड टू बी एन आइडियल इफ q इज लार्ज एंड सेपरेशन इज स्मॉलर। इस बात को भी समझते हैं। अभी हमने कहा कि वाटर को लिखने का तरीका है H प्लस एंड OH माइनस या फिर H प्लस या Cl, ये HCl को लिखने का तरीका हुआ। इस केस में जिस मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं वो तो बहुत ही छोटे हैं। अगर हम वाकई में इनको पढ़ना चाहते हैं तो इस 2a को बहुत ही छोटा मानना पड़ेगा। तो हम हर डेरिवेशन के बाद इनके बीच के सेपरेशन को बहुत ही छोटा मानेंगे और इस 2a को बहुत स्मॉल मानते हुए हम एक ओरिजिनल डाइपोल जैसी कंडीशन को अचीव करेंगे। और वही केस है आइडियल डाइपोल, जब इनके बीच की डिस्टेंस काफ़ी छोटी हो, जिससे कि हम इस तरह के मॉलिक्यूल्स का एनालिसिस करना सीख सकें। डाइपोल को समझने के बाद हम आते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पर बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड पर। यहाँ पर हम दो तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड सीखेंगे। मान लिया ये है डाइपोल का एक चार्ज -q और ये है डाइपोल का दूसरा चार्ज +q। इन दोनों को मिलाने वाली लाइन ये है जिसकी डिस्टेंस को हम 2a मानते हैं। अगर डाइपोल को मिलाने वाले इस लाइन के अलोंग ही एक एक्सेस बना लिया जाए तो ये वाला जो एक्सेस है ये कहलाता है एक्सियल एक्सेस, और इस डाइपोल को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर एक एक्सेस ड्रॉ किया जाए तो ये एक्सेस कहलाता है इक्वेटोरियल एक्सेस। तो इस वाले डेरिवेशन में हम एक्सियल एक्सेस की बात कर रहे हैं। मीन्स हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट, मीन्स जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो इस एक्सेस पर कहीं होगा। तो अब हम सीखते हैं एक्सियल एक्सेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें। इसको सीखने के लिए हम एक डाइपोल कंसीडर करते हैं। तो मान लिया एक पॉइंट है जिसको -q माना और इसको हम a नाम दे देते हैं, और इससे 2a डिस्टेंस पर हमने दूसरा चार्ज माना जो कि b पॉइंट मान लेते हैं। इसका सेंटर पॉइंट हम O मान लेते हैं और ये हम जानते हैं इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम 2a मानेंगे। टॉपिक के अकॉर्डिंग इसका एक्सियल एक्सेस होगा। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को आगे कहीं एक्सटेंड करेंगे तो इस तरह से एक पॉइंट मिलेगा और इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं, और हमारा एम है इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। यहाँ इस सिस्टम में हम देखते हैं हमारे पास दो चार्ज हैं। एक चार्ज है +q और दूसरा चार्ज है -q। मान लेते हैं P पॉइंट पर +q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उसका नाम है E1। पहले हम इस E1 को डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम जानते हैं किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो वहाँ पर हम टेस्ट चार्ज रखते हैं और टेस्ट चार्ज को हमेशा +1 मानते हैं, और ये हम जानते हैं कि ये +1 इतने छोटे मैग्नीट्यूड का है कि ये बाकी किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं कर पाता। अब इस +q की वजह से इस +1 पर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स की डायरेक्शन होगी रिपल्सिव, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, और फोर्स पर यूनिट चार्ज ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और हमने पहले से चार्ज को यूनिट माना हुआ है, तो यही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की भी हो जाएगी। अब हमने माना कि इस -q की वजह से P पॉइंट पर जो फील्ड होगा वो होगा E2। अब E2 की डायरेक्शन देखते हैं। यहाँ चार्ज है नेगेटिव और यहाँ पे चार्ज है +1, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस केस में अट्रैक्शन की डायरेक्शन हो जाएगी -q1 की तरफ, और यही डायरेक्शन E2 इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी। अब हम जानते हैं कि जब भी हमारे पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं तो उस केस में हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो E पर आएगा मान लेते हैं उसको EP नाम देते हैं, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम के इक्विवेलेंट होगा। अब हम दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हम जानते हैं इस P पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से मेजर करेंगे, लेट इट इज़ R। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम कूलाम लॉ को यूज़ करते हैं, और कूलाम लॉ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ/R²।
तो इस फॉर्मूले के इस्तेमाल से हम दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं। एक और बात, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये वाला पार्ट उसका मैग्नीट्यूड कहलाता है। तो इसके साथ हमें इसकी डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी और डायरेक्शन को हम अलग से कैलकुलेट करके इस एक्सप्रेशन के साथ ऐड कर देंगे। डायरेक्शन हमने पहले से डायग्राम में निकाली हुई है। तो पहले E1 की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमें रखना है इस चार्ज की वैल्यू। तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस Q1 चार्ज की वजह से है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे Q। फिर हमें चाहिए इस प्लस Q चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच की डिस्टेंस। तो हम देख सकते हैं O से लेकर B तक की डिस्टेंस है A और O से लेकर P तक की डिस्टेंस है R, और हमें डिस्टेंस जो चाहिए वो है B से लेकर P तक की डिस्टेंस। तो हम देख सकते हैं इस पूरी डिस्टेंस R में से अगर हम सिर्फ इस A वाली डिस्टेंस को हटा दें तो जो डिस्टेंस बचेगी वो बचेगी सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, मीन्स इट इज़ R माइनस A। तो जो डिस्टेंस हमें यहाँ पर रखनी है वो होगी R माइनस A विद स्क्वायर। ये हुआ इसका मैग्नीट्यूड। ध्यान रखिए मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए गलती से अगर कोई नेगेटिव यहाँ पर आप लिखने वाले हैं तो उसको हटा दीजिए। फिर हम लिखते हैं इसकी डायरेक्शन। इस एरो मार्क से हमने इस E1 की डायरेक्शन बताई हुई है और ये डायरेक्शन है टुवार्ड राइट। तो डाइपोल के A और B नामों को यूज़ करते हुए हम इसको लिख सकते हैं फ्रॉम A टू B, क्योंकि A से B भी राइट वार्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम निकालते हैं E2 की वैल्यू। तो सबसे पहले लिखते हैं K, दिस इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर लिखते हैं ऊपर वाला चार्ज Q। तो ये E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इस माइनस Q चार्ज की वजह से है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे Q। इस बात को ध्यान रखिए ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसलिए हमें यहाँ पर चार्ज का साइन नहीं रखना है, हमें हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। अब हमें चाहिए इस डिनोमिनेटर में R की वैल्यू। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस माइनस Q चार्ज की वजह से है और हमें निकालना है ये P पॉइंट पर। तो टोटल डिस्टेंस इस बार होगी वो A से लेकर P तक की डिस्टेंस होगी। तो यहाँ तक डिस्टेंस R है और ये बची हुई डिस्टेंस हमें और ऐड करनी है, एंड दिस इज़ A। तो डिनोमिनेटर में डिस्टेंस होगी R प्लस A का होल स्क्वायर। अब आप समझ चुके होंगे कि हमने इनके बीच के सेपरेशन को 2A क्यों माना था। 2A माना है इस वजह से यहाँ पर A है, अदरवाइज़ यहाँ पर A/2 जैसी कोई क्वांटिटी होती। अब आते हैं इसकी डायरेक्शन पर। E2 की डायरेक्शन है लेफ्ट वार्ड और लेफ्ट डायरेक्शन को लिख सकते हैं B/2A। इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम A से B डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लें तो हमें B से A डायरेक्शन को नेगेटिव मानना होगा, और अब हम ये ध्यान रखेंगे कि हमने किस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन लिया। फर्स्ट एक्सप्रेशन में बचा 1/R माइनस A विद होल स्क्वायर, एंड सेकेंड एक्सप्रेशन में बचा 1/R प्लस A इन होल स्क्वायर। यहाँ पर हम देखते हैं हमने नेगेटिव साइन यूज़ किया है क्योंकि B से A की डायरेक्शन माइनस है। अब हम इसको और सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं। यहाँ पर इसका हमने एलसीएम लिया। एलसीएम है R² माइनस A² विद होल स्क्वायर। ऊपर यहाँ पर क्वांटिटी बचेगी R प्लस A विद होल स्क्वायर, और यहाँ बचेगी R माइनस A विद होल स्क्वायर। इन दोनों को और सॉल्व करते हैं। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे है R² माइनस A² इन होल स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं, तो इट विल बी R² प्लस 2RA प्लस A², देन माइनस साइन R² माइनस 2RA प्लस A²। इस एक्सप्रेशन को थोड़ा और सॉल्व करते हैं। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² प्लस 2RA प्लस A² माइनस R² प्लस 2RA
प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इन होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज। और सॉल्व करते हैं q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हम देखते हैं ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल, इस ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कैंसिल, तो जो क्वांटिटी ऊपर बच जाएगी दिस इज़ 2RA एंड 2RA, तो इसको हम नोट कर लेते हैं। दिस इज़ 4RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इन होल स्क्वायर। ये हमने शुरू में पढ़ा है कि हमने डाइपोल मोमेंट नाम की एक टर्म डिफाइन की थी, और वो थी Q इंटू 2A, जहाँ पर ये A एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस 4RA इंटू Q हम देख सकते हैं न्यूमरेटर में एक Q है और ये 4RA है। इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज करते हैं, 2 इंटू Q इंटू 2A इंटू R। हमने देखिए क्या किया है, Q इंटू 2A जैसी टर्म को हमने अलग निकाल लिया, तो इससे ये बीच वाली टर्म बन जाएगी डाइपोल मोमेंट, बाहर वाला ये 2 होगा और साथ में एक R होगा। तो इस 2PR की वैल्यू को हम अपने एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये एक्सप्रेशन हम जो निकाल रहे हैं वो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, और ये P पॉइंट एक्सियल एक्सेस पर है, इसलिए हम यहाँ पर एक्सियल लिख देते हैं। एक्सप्रेशन होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर हो जाएगा 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विद होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास एक एक्सप्रेशन आया। यहाँ हम देखते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हमने वेक्टोरिकली रिप्रेजेंट कर रखा है, लेकिन राइट हैंड साइड की क्वांटिटी में कोई डायरेक्शन नहीं है, तो पहले हम यहाँ पर इसकी डायरेक्शन भी लिखते हैं। तो डायरेक्शन लिखने का तरीका कुछ इस प्रकार होगा। हमने शुरू में ही माना था कि A से लेकर जो B की डायरेक्शन है उसको हमने पॉजिटिव माना है, और B से लेकर A की डायरेक्शन को ऑटोमेटिक नेगेटिव मान लिया। तो यहाँ पर पूरा एक्सप्रेशन चूँकि पॉजिटिव है, इसलिए इसकी डायरेक्शन हो जाएगी फ्रॉम A टू B। अब हम देखते हैं अगर हमारे पास एक डाइपोल होता -Q और ये होता +Q, जैसा कि हमारे डायग्राम में भी है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। इस डाइपोल में A से लेकर B की डायरेक्शन है लेफ़्ट टू राइट, और डाइपोल मोमेंट P की डायरेक्शन है -Q से +Q। कहने का मतलब है ये दोनों डायरेक्शन सेम है। तो अगर हम इस A से लेकर B वाले पार्ट को हटाना चाहें तो उसके लिए हमें इस P पर वेक्टर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, जिससे कि P का वेक्टर A से एक B की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर दे। तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से होगा, EP एक्सियल इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 वेक्टर P R अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इन होल स्क्वायर। और इस तरह से जो एक्सप्रेशन आया ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। मींस एक्सियल एक्सेस पर अगर कोई पॉइंट P होता तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से कैलकुलेट होता। यहाँ पर हमने P की डायरेक्शन निकालने के लिए इतनी माथापच्ची इसलिए की क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं P और R दो क्वांटिटी हैं और दोनों ही डिस्प्लेसमेंट हैं, दोनों में वेक्टर हैं। तो किस पर वेक्टर लगाएं कि इस डायरेक्शन को वो रिप्रेजेंट कर दे, इसलिए हमने इस एनालिसिस के बाद P पर वेक्टर लगाना सही समझा। हमने शुरू में कहा था कि जिन डाइपोल को हम पढ़ना चाहते हैं वो कुछ ऐसे हैं, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोजन आयन एंड क्लोरीन आयन। और हमने कहा था कि ये जो डाइपोल हैं ये बहुत ही छोटे हैं, लेकिन हमने जो एक्सप्रेशन निकाला है इसमें तो हमने कोई ऐसी चीज़ ही नहीं मानी कि इस A को छोटा माना हो या R को छोटा माना हो। तो क्या होगा अगर ये डाइपोल बहुत ही छोटा होता, मीन्स एक्सप्रेशन फॉर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझते हैं। यहाँ पर हमने एक चार्ज -Q माना और दूसरा चार्ज +Q माना, और इनके बीच की डिस्टेंस को हमने 2A माना। और अब हम ये कहना चाहते हैं ये 2A डिस्टेंस बहुत छोटी है, तो इसका मतलब जो पॉइंट P रखा जाएगा वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा। कहने का मतलब है सेंटर से जो R डिस्टेंस होगी
वो इस 2a से काफ़ी बड़ी होगी। अगर r डिस्टेंस इस a से बहुत बड़ी है तो ये एक्सप्रेशन शो करेगा कि ये डाइपोल एक शॉर्ट डाइपोल है। अगर r a से बहुत बड़ा है तो इसका मतलब है r स्क्वायर तो इस a स्क्वायर से और भी ज़्यादा बड़ा होगा, और ऐसा होने पर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसे एक्सप्रेशन को तो हम आर स्क्वायर लिख भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस बात को थोड़ा सा और समझते हैं। मान लिया ये जो आर डिस्टेंस है यानी पी पॉइंट के डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 1 मीटर होती, 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर, और ये जो ए डिस्टेंस है यानी दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस, ये सोचिए कि हाइड्रोजन और इस हाइड्रोक्सिल आयन के बीच की डिस्टेंस तो 1 मिलीमीटर भी नहीं होगी, फिर भी हम इसको 1 मिलीमीटर मान लेते हैं। 1 मिलीमीटर मीन्स 0.1 सेंटीमीटर। अब इसका स्क्वायर करते हैं तो 100 का स्क्वायर होगा 10,000 और 0.1 का स्क्वायर होगा 0.01 सेंटीमीटर। अब सोचिए कि 10,000 में से इसको हम सब्ट्रैक्ट करें तो 10,000 की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इतनी कम क्वांटिटी है कि इसको ना भी लिखें तब भी हमारा काम चल जाएगा। तो उसी तरह से आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं, और अगर हमने ऐसा लिखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन होगा ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल, वो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से होगा। इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर है 2pr और नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को अगर आर स्क्वायर लिखें तो यहाँ पे इस स्क्वायर के होने की वजह से इट विल बी r⁴, और इसको सॉल्व करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल ऑन एक्सियल एक्सेस इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। डायरेक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन p की डायरेक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल। यहाँ पर हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का r के साथ वेरिएशन देखना चाहें तो हम कह सकते हैं एक्सियल एक्सेस पर एक शॉर्ट डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 1/r³ के प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप इस डेरिवेशन को नोट करना चाहते हो तो यहाँ से आप नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं पहले हमने एक डाइपोल माना है, उसके बाद E1 और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं, उसके बाद डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है और E1 और E2 की डायरेक्शन भी हमने यहाँ पर निकाली हुई है। उसके बाद हमने बोला था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वो अप्लाई किया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 की वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं और उनकी डायरेक्शन है और उसको पॉजिटिव और नेगेटिव भी माना हुआ है। फिर E1 और E2 की वैल्यू को यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में सब्स्टिट्यूट किया है और उसको सॉल्व करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकाला है। और उसके बाद शॉर्ट डाइपोल के लिए भी वो कंडीशन हमने लगाई है और हमने फाइनल एक्सप्रेशन निकाला है, और ये है उसका रिलेशन E इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r³। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन इट्स इक्वेटोरियल एक्सेस। और हम जानते हैं इक्वेटोरियल एक्सेस का मतलब है डाइपोल को मिलाने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो पहले डायग्राम में उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लिया एक पॉइंट है A जिस पर चार्ज रखा हुआ है -q, और दूसरा पॉइंट है B जिस पर चार्ज रखा हुआ है +q। दोनों को मिलाने वाली लाइन के बीच की डिस्टेंस हम 2a मानेंगे, जैसा कि हमने पहले सोचा हुआ है। अब हम इसके सेंटर से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक इक्वेटोरियल एक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, और इस इक्वेटोरियल एक्सेस पर एक पॉइंट मानते हैं, लेट इट इज़ P, और ये वो पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम EP से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि इसके इक्वेटोरियल एक्सेस का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। जैसा कि हमने पिछले डेरिवेशन में किया था, सेंटर से P पॉइंट के डिस्टेंस को r माना, प्लस Q चार्ज की वजह से जो फील्ड इस P पर लग रहा है उसको हमने E1 माना। डायग्राम में इस E1 को समझते हैं। जहाँ भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं वहाँ पर हम +1 चार्ज रखा हुआ मानते हैं, और ये हमेशा मानना है।
न्यूमेरिकल करते समय भी हमें इसी तरह से अज्यूम करना है। ये पॉजिटिव क्यू चार्ज इस +1 को अपने से दूर रिपल करने की कोशिश करेगा, और जब दूर की तरफ रिपल्शन होगा तो इसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी, लेट इट इज़ E1। तो ये हो गई E1 की डायरेक्शन। अब हम बात करते हैं -Q की वजह से लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की। मान लिया वो है E2। डायग्राम में E2 को समझते हैं। ये है -Q और ये +1 पर जब लगेगा तो इसको अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करने की डायरेक्शन जो होगी वो -Q की तरफ होगी। मीन्स E2 की डायरेक्शन इस तरह से नज़र आएगी। अब सबसे पहले हम इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। वैल्यूज़ मीन्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये हम जानते हैं कि हम यूज़ करते हैं कूलाम्स लॉ, एंड कूलाम्स लॉ इज़ KQ/R²। तो इस कूलाम्स लॉ को यूज़ करते हुए हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं। पहले बात करते हैं E1 की। K की जगह हमने लिखा 1/4πε0। इस Q की जगह हमने लिखा +Q, और डिस्टेंस है P से लेकर B तक की डिस्टेंस। नाउ इट इज़ PB²। डायरेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं E1 की डायरेक्शन है फ्रॉम B टू P, जैसा कि डायग्राम में रिप्रेजेंट है। इसी तरह से हम E2 की वैल्यू निकालते हैं। दिस इज़ 4πε0। यहाँ पर चार्ज आना चाहिए -Q, लेकिन हम जानते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है और ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर हमें प्लस माइनस नहीं रखने हैं। डिस्टेंस यहाँ पर होगी A से लेकर P तक की डिस्टेंस PA², और इनकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम P टू A, और ये डायरेक्शन हमें इस एरो से रिप्रेजेंट हो रही है। हम डायग्राम में ये भी समझ सकते हैं P से लेकर O तक की डिस्टेंस R है, O से लेकर B तक की डिस्टेंस A है, तो ये डिस्टेंस होगी R² + A² इन स्क्वायर रूट। इसी तरह से A से लेकर P तक की डिस्टेंस भी होगी R² + A² इन स्क्वायर रूट। इसका मतलब ये हुआ PB और PA ये दोनों सेम है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो दोनों एक जैसे ही होंगे। 1/4πε0 Q/R² + A² इन स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट इनके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को हम E नाम देते हैं। अब हम इनको E1 E2 नहीं कहेंगे क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन का ही फ़र्क है। तो इनके मैग्नीट्यूड को हमने E नाम दे दिया, डायरेक्शन की हम अलग अलग बात कर लेंगे। यहाँ पर भी हम पहले की तरह सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही अप्लाई करेंगे, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि जितने अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड हैं उन सभी को वेक्टोरिकली ऐड कर लेंगे। तो टोटल रिजल्ट जो E पॉइंट पर फील्ड का आने वाला है वो होगा E1 + E2 के इक्वल। पिछले वाले डेरिवेशन में दोनों E1 और E2 की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से हमने एक को प्लस मान लिया और एक को माइनस मान लिया, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमने देखा P पॉइंट पर एक फील्ड काम कर रहा है ऊपर की तरफ, जिसका मैग्नीट्यूड है E और डायरेक्शन है ऊपर की तरफ। दूसरा फील्ड काम कर रहा है नीचे की तरफ, इसका भी मैग्नीट्यूड E है लेकिन डायरेक्शन नीचे की तरफ है। यहाँ पर कहीं पॉइंट A है, यहाँ कहीं पॉइंट B है। ऐसे केस में हम वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं? आपने 11th क्लास में पढ़ा हो वेक्टर एडिशन यूजिंग ट्राइंगल लॉ, इसी तरह से पैरेललोग्राम लॉ। लेकिन सबसे आसान तरीका होता है ब्रेकिंग कंपोनेंट इनटू 2 डायरेक्शन। यहाँ पर भी हम वही तरीका इस्तेमाल करेंगे। तो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के दो अलग अलग डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक करेंगे और उनको हम सॉल्व करते हैं। तो इस मेथड को थोड़ा सा समझते हैं। इसको समझने के लिए P पॉइंट पर हमने 2 एक्सेस मान लिया। एक एक्सेस को नाम दे दिया x और दूसरे एक्सेस को नाम दे दिया हमने y। यहाँ पर इन चार्ज की वजह से एक माइनस का चार्ज यहाँ है, दूसरा चार्ज जो है B पॉइंट पर है जो कि प्लस है, और इनके बीच की जो लाइन है 2a वो हमने यहाँ मान ली। अब हम मानते हैं कि ये एंगल अगर थीटा होता तो ये वाला एंगल भी थीटा होता, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है। ये थीटा होने पर
ये वाला एंगल भी थीटा होता, क्योंकि ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, दोनों साइड सेम तो दोनों एंगल भी सेम होंगे। ये एंगल थीटा होने से ये वाला एंगल भी थीटा होता। अब हम सबसे पहले इस इलेक्ट्रिक फील्ड E के कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। पहले इसका x एक्सेस के अलोंग कंपोनेंट ब्रेक किया, इट विल बी E cos थीटा। अब इस E का y के अलोंग कंपोनेंट ब्रेक किया, इट विल बी E cos। अब इस बार हमें एंगल चाहिए ये वाला, और ये एंगल है 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा को हम sin थीटा लिखते हैं, इसलिए इसको E sin थीटा भी लिख सकते हैं। तो अभी हमारे पास एक कंपोनेंट आया ये, दूसरा कंपोनेंट आया ये, और ये दोनों कंपोनेंट इस इलेक्ट्रिक फील्ड के हैं। अब हम इस नीचे वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के भी दोनों कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। पहला कंपोनेंट x एक्सेस के अलोंग, और ये होगा E cos थीटा, क्योंकि हम इस वाले एंगल को कंसीडर करेंगे। अब दूसरा कंपोनेंट, और वो होगा नीचे की तरफ, इट विल बी E cos 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा इसलिए क्योंकि ये एंगल हमें कंसीडर करना है। इसको हम साइन थीटा लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे साइन थीटा। अब इस डायग्राम में हम देखते हैं E साइन थीटा ऊपर की तरफ है और E साइन थीटा नीचे की तरफ है। चूँकि दोनों सेम हैं और डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर बचेगा वो सिर्फ होगा 2E cos थीटा। नाउ इट इज़ 2E cos थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर है और ये वेक्टर है, तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो इसकी डायरेक्शन देखिए, ये है टुवर्ड लेफ्ट, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ। अगर इसको डाइपोल के पॉइंट्स की फॉर्म में लिखें तो इसको हम B से A की तरफ लिख सकते हैं। तो हम यहाँ नाम डाल देते हैं B2A। हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। ये इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा ये cos थीटा, और डायरेक्शन होगी B2A। अब हम यहाँ cos थीटा की वैल्यू रखेंगे। cos थीटा की वैल्यू रखनी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये थीटा हमने अपनी मर्जी से बीच में माना था, तो रिज़ल्ट में हम इस थीटा को नहीं रख सकते, हमें ये थीटा हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये एक ट्राइंगल आपको नज़र आ रहा है छोटा सा, यहाँ से हम cos थीटा की वैल्यू रख सकते हैं, एंड cos थीटा इज़ बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से हम देखते हैं बेस मीन्स A और हाइपोटेनियस मीन्स R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इन स्क्वायर रूट। तो ये होगा A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इन स्क्वायर रूट, एंड डायरेक्शन from B to A। Now this EP is equal to, हम जानते हैं Q इंटू 2A कहीं नज़र आता है तो हम उसको डाइपोल की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इट इज़ नाउ P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। डिनोमिनेटर में एक पावर यहाँ है और हाफ पावर यहाँ है, तो दोनों को टोटल करेंगे, इट विल बी 3/2, एंड डायरेक्शन फ्रॉम B to A। अब इस डायरेक्शन का एनालिसिस करते हैं। एक चार्ज है माइनस Q, दूसरा चार्ज है प्लस Q। प्लस Q को हमने B माना है और इसको A माना है। B से A जो डायरेक्शन होगी वो होगी राइट टू लेफ्ट, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी P। तो यहाँ इस केस में अगर इस P पर वेक्टर लगाएंगे तो ये वाकई में A से B की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ना कि B से A की। लेकिन अगर हम P को रिप्रेजेंट करें विद नेगेटिव साइन तो ये B से लेकर A की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने लग जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं EP दिस इज ऑन इक्वेटोरियल एक्सेस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर P विद नेगेटिव साइन अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर विद पावर 3/2। तो यहाँ पर इस नेगेटिव P की डायरेक्शन B से A की डायरेक्शन ही है,
इसलिए अब हमें अलग से डायरेक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन इक्वेटोरियल एक्सिस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। लेकिन जैसा कि हमने कहा था कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड उन डाइपोल्स के लिए चाहिए जो बहुत ही छोटे होते हैं। तो शॉर्ट डाइपोल के लिए अगर एनालिसिस करेंगे तो हम आर डिस्टेंस को ए से काफ़ी ज़्यादा बड़ा मानेंगे, और जब इसको बड़ा मानेंगे तो उस केस में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम डायरेक्ट आर स्क्वायर ही लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं बहुत ज़्यादा छोटा होने पर इस आर स्क्वायर में इस ए स्क्वायर को ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करने में कोई फ़र्क नहीं होता है। तो हम इसको आर स्क्वायर लिख सकते हैं, और उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस पी अपॉन आर क्यूब। इसको आर स्क्वायर मानेंगे तो ये 2 जो है इस आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और पावर 3 बच जाएगी। तो ये है शॉर्ट डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर हम एक छोटा सा कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि एक्सियल एक्सिस और इक्वेटोरियल एक्सिस के इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फ़र्क रहा। तो हम देखते हैं एक्सियल एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड वो डाइपोल मोमेंट के अलोंग था, जबकि इक्वेटोरियल एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के अपोजिट है। एक्सियल एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करता था 1/r³ के प्रोपोर्शनलिटी को, और यहाँ पर भी हम देखते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r³ की प्रोपोर्शनलिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। वहाँ पर हमने जब शॉर्ट डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था वो था 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r³। दिस इज ऑन एक्सियल एक्सिस ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल, और यहाँ पर इक्वेटोरियल एक्सिस की वजह से जो निकाला है दिस इज p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r³। यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखे हैं, इसलिए हमने माइनस या प्लस साइन को नहीं लगाया है। अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमें ये इजीली पता चल सकता है कि एक्सियल एक्सिस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वेटोरियल वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से डबल है। तो ये भी एक रिजल्ट है जो इन दोनों के कंपैरिजन से निकाल सकते हैं। अगर आप इसको भी नोट करना चाहते हो तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं दिस इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल एक्सिस। सबसे पहले हमने E1 माना जो B से P के अलोंग है, उसके बाद हमने E2 माना जो कि P से A के अलोंग है, और इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि हमने 2 इलेक्ट्रिक फील्ड माने हुए हैं, एक E1 और E2। उसी तरह से एक थीटा एंगल माना है और 2 कंपोनेंट हमने निकाले हैं, एक कंपोनेंट साइन की फॉर्म में है, एक कंपोनेंट कॉस की फॉर्म में है, और इन दोनों को जब सॉल्व किया तो फाइनली हमारे पास कॉस थीटा का कंपोनेंट बचता है, जिसकी वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस की फॉर्म में रख के हमने इसको सॉल्व किया, और सॉल्व करने पर देख सकते हैं फाइनल आंसर ये आया है, और इसमें P भी नेगेटिव है जो रिप्रेजेंट करता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। और उसके बाद एक शॉर्ट डाइपोल के लिए जब हमने ये कैलकुलेशन की तो हम यहाँ देख सकते हैं इसका रिजल्ट आया p/r³, और ये इसकी डिपेंडेंसी है, और यहाँ पर देख सकते हैं E एक्सियल इज इक्वल टू 2 × E इक्वेटोरियल।